वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर किया था ऑफ दी मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1। तो लेट्स बिगिन विद दी वेरिएबिलिटी कंसेप्ट और इसमें मैं बिना देरी किए आपको बताने वाली हूँ कि वेरिएबिलिटी क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। सो वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विस क्वालिटी हर बार इसमें सेम नहीं होती है। द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स देम, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से कंसिस्टेंसी इसमें आती है एंड एजम्पशंस इसमें माने गए हैं कि ह्यूमन परफॉर्मेंस इज़ नेवर 100% कंसिस्टेंट। अब देखो गाइज, ह्यूमन नेचर है कि आज अगर मोरल हाई है तो कल डाउन भी हो सकता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आज मोरल हाई है, मोटिवेशन हाई है, तो कल भी हाई मोटिवेशन के साथ ही वो बंदा काम करने आए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूड और स्किल्स इसमें इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि स्टैंडर्डाइजिंग सर्विस इज़ द बेस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर द फर्म। और सेम एक्सपीरियंस देना इसमें थोड़ा टफ होता है। इसके एडवांटेजेस देखो ज़रा। एडवांटेजेस में इसमें बताया गया है कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है टू चेंज दी सर्विस बेस्ड ऑन दी कस्टमर्स मूड और नीड्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो कस्टमर का मूड्स होगा और जो उनके जो नीड्स होंगी। ठीक है, अब गाइज लेट सपोज मेरी एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी खोली है और वो कंपनी मैंने डिमांड के बेसिस पर नहीं खोली है। लेट से मैंने कुछ भी ऐसे ही अज्यूम करके वो कंपनी खोल ली, तो क्या वो कंपनी चलेगी? मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी चलेगी। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी यही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वो कंपनी क्यों नहीं चलेगी? अब इसका रीज़न जानते हैं। क्योंकि हमने ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि हमने कस्टमर की नीड एंड डिमांड्स के बेसिस पर कंपनी नहीं खोली। और लोकेशन भी बहुत इसका बड़ा फैक्टर रहा है कि वो कंपनी चलेगी कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ यूनिक ह्यूमन टच दैट मशीन्स कैन नॉट रेप्लिकेट। अब देखो गाइस, कंपनी में मान लो मैं ह्यूमन हूँ और मैंने मशीन बनाया है। मशीन ने तो ह्यूमन नहीं बनाया है। तो ह्यूमंस के पास जो भी पावर होती है, जो भी स्पेशलाइजेशन होता है, वो एक टाइम पे मशीन के पास एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन के पास एक लाइफ लाइन होता है, लाइफ टाइम होता है उसका, कि वो इतने ही टाइम तक चलेगी। ठीक है, बट ह्यूमन के साथ ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। ह्यूमन कभी भी काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि वो टायर्ड हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, बट कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे ह्यूमन एंड मशीन्स का। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है इसमें एंड इसके डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एक्सपीरियंस वरी करता है। ठीक है, सेकेंडली ब्रांड कंसिस्टेंसी इससे अफेक्ट होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गारंटी यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, एंड फोर्थ इज द पॉइंट दैट इज यहाँ पे पेरिशेबिलिटी बताता है। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज़। इसमें क्या होता है, अनयूज्ड कैपेसिटी डायरेक्ट लॉस बन जाती है। और एजम्पशन इसमें ये दिया गया है कि डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी मैच परफेक्टली टू अवॉइड लॉस। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है इसमें। आइडल कैपेसिटी रिप्रेजेंट परमानेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू। एम्प्टी सर्विस स्लॉट्स वेस्ट हो जाते हैं इसमें। और एडवांटेज इसका ये रहेगा कि एनकरेजेस डायनामिक प्राइसिंग, एग्जाम्पल हैप्पी आवर्स और अर्ली बिड डिस्काउंट्स। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ अट्रैक्टिव कर दें जिससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आप ऐसा कोई डिस्काउंट, आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी शॉप पर या कहीं पर भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है, कोई बोलते हैं ना कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहते हैं कि यूज़ माई कूपन कोड टू रिड्यूस दी प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगर उसका प्राइस अगर आपको कम करना है तो आप हमारा कूपन कोड यूज़ करिए और फिर पाएँ आप, मतलब आप ये पाइए हमारा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट एंड कम प्राइस में आपको मिलेगा। इसका फीचर्स भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। और सेकेंडली कि अगर वो उनका कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा होता है, सेल नहीं हो रहा होता है, तो वो ऐसे अट्रैक्टिव एड्स करते हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर अपने आप उसको खरीदे और उनका जो सामान है, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए। अब डिमांड को इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इसमें ये बताया गया है कि स्टोरेज इशू इसमें नहीं होता है। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि डिफ़िकल्ट टू मैनेज ड्यूरिंग पीक आवर्स में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस, ओवर क्राउडिंग की वजह से। अब एक शॉप में मैंने 5 वर्कर लगाए हुए हैं एंड वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं लोकेशन के अकॉर्डिंग कि सिर्फ 10 ही कस्टमर आए। 5 अगर मैंने वर्कर लगाए हैं तो 10 कस्टमर तो आ नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से अगर कोई एक ठेले वाला है, कोई एक रेडी वाला है और वो वहाँ पे सपोज़ कि गोलगप्पे का लगाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अकेले ही मैनेज करता है बहुत सारे कस्टमर को। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो ये सपोज करके आता है कि अरे आज तो सिर्फ 10 ही लोग आएंगे तो मैं तो अच्छे से मैनेज कर दूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉम्पिटिटर जो होता है आपके बगल में ही होता है। लेट्स से उसी के जस्ट बगल में कोई दूसरा गोलगप्पे वाला होगा, तो अगर वो मैनेज नहीं कर पाया गोलगप्पे वाला तो वो दूसरे के पास जाएंगे कस्टमर्स। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो वहाँ पे अपना वेस्ट करें। या तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा हो कि नहीं नहीं हम तो इसी से लेंगे क्योंकि ये अच्छा बनाता है। ठीक है, या तो ये वजह हो सकती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्वालिटी और प्राइस दोनों ही बहुत अफोर्डेबल हैं और अच्छे हैं, तो ऐसा ये भी एक रीज़न हो सकता है।
अब यहाँ पे डिसएडवांटेज एक ये भी रहेगा कि रेवेन्यू अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, सर्विस क्वालिटी डाउन हो सकती है, हाई फाइनेंशियल लॉस इफ डिमांडेड ड्रॉप्स अनएक्सपेक्टेडली। फिफ्थ वाले पॉइंट में एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया है, जिसमें 3 एडिशनल पीस के बारे में बताते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे 7 पीस तो होते हैं, आपको पता है, लेकिन ये 3 एडिशनल पीस क्यों रखे गए और क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप कि पीपल में क्या है, स्टाफ बिहेवियर इज द प्राइमरी फैक्टर इन सर्विस क्वालिटी, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स 7 पीस मार्केटिंग का फ्रेमवर्क है, जिसमें ट्रेडिशनल 4 पीस के साथ पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस ऐड किए जाते हैं। टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ सर्विस 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर एडेड टू द मार्केटिंग कंसेप्ट। ये फैक्टर्स सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। और इसके असम्पशन में पहला जो मैंने आपको बताया पीपल वाला, दैट इज कि स्टाफ बिहेवियर इज द प्राइमरी फैक्टर इन सर्विस क्वालिटी। एम्प्लॉयज़ ब्रांड का फेस होते हैं, ठीक है। लाइक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, अगर मान लो लेट्स से कि चलो वो मैं एग्जांपल आपको आगे दूंगी, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठेगा नहीं वैसे, तो मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बढ़ती हूँ, दैट इज द प्रोसेस। इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, एग्जांपल चेक इन प्रोसेस, अफेक्ट सेटिस्फैक्शन। अब देखो गाइज, इसमें सिंपल एक कीवर्ड है जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पे, स्मूथ प्रोसेस इज इक्वल्स टू बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये याद रख लेना, तो आपको ये प्रोसेस वाला पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिजिकल एविडेंस। यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल सेटअप ट्रस्ट बिल्ड करता है, द इन्वायरमेंट, डेकोर, क्लीनलीनेस प्रोवाइड्स अ टेंजिबल हिंट ऑफ क्वालिटी। एडवांटेज इसका देखो जरा, एडवांटेज में क्या बताया है, कंपनी हर एस्पेक्ट कंट्रोल कर सकती है एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, डिफरेंशिएट्स अ ब्रांड थ्रू सुपीरियर सर्विस एटमॉस्फेयर। एंड डिसएडवांटेज में देखो जरा, इसमें क्या बताया है कि मैनेजिंग पीपल, स्टाफ ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है इसमें। अब हर चीज़ गाइज ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसको आप आज ही करके खत्म नहीं कर सकते, उसे डेली रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस फेलियर। एग्जाम्पल अ सॉफ्टवेयर ग्लिच कैन रूइन द एंटायर सर्विस। एक पूरा आपका एरर एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। लेट्स से मैंने मेरी आज कोई मीटिंग थी, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ एंड मेरी कोई मीटिंग थी, तो आज ही मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी एंड मैंने वो फाइल सारी सेटअप करके सब रेडी किया हुआ था, बट एक ग्लिच की वजह से, एक एरर की वजह से लेट्स से वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो क्या मैं आज वो प्रेजेंट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। और उसमें क्या होगा, वो क्योंकि उस फाइल के बेसिस पर ही मेरी प्रेजेंटेशन होनी थी, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ऑल्टरनेटिव कि मैं वहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ टाइम कोई दूसरा फाइल यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो पूरा एरर क्या कर सकता है, मेरा इंप्रेशन खराब करेगा एंड ऑल्सो इट लीड्स टू रूइन दी एंटायर सर्विस ऑल्सो, ठीक है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट भी है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं जरा, क्या है। अब देखो गाइज, ये तो सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। वो मार्केटिंग है जो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू की जाती है टू रीच एंड एंगेज कस्टमर्स, ठीक है। अपने अपने ब्रांड जो भी अपनी अपनी ब्रांड जो होती है, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना अपना एड्स एंड एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। सब उनके बारे में जानते हैं, ब्रांड वैल्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। लेट से कोई ऐप ले लेते हैं, मीशो हो गया एंड अमेजॉन हो गया। अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एनकम्पासेस ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द इंटरनेट। आप ये एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ये मॉडर्न मार्केटिंग का सबसे फास्ट ग्रोइंग फॉर्म है, जिससे जो कस्टमर होते हैं बहुत कम समय में और जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसईओ। अब इसी का ये है, इससे ही रिलेट करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एसईओ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है एंड ऑप्टिमाइज़ करने का एक प्रोसेस है, ताकि वो सर्च इंजन रिजल्ट्स में टॉप पर आए। एसईओ एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक फ्री ट्रैफिक इंक्रीज होता है। और एजम्पशन इसमें यही दिए गए हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, सर्च बिहेवियर मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, टॉप रिजल्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और इसमें लिखा भी है कि हायर विजिबिलिटी डायरेक्टली कोरिलेट्स विद हायर क्रेडिबिलिटी एंड क्लिक्स, ठीक है। एडवांटेज में इसमें बताया है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म फ्री ट्रैफिक मिलता है, इससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। एक बार अगर रैंक हो गया तो कंसिस्टेंट ट्रैफिक आता है, ठीक है। अब मैं डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो डिसएडवांटेज में ये है कि एक स्लो प्रोसेस भी हो सकता है। कैसे स्लो प्रोसेस मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, एल्गोरिदम चेंजेस हो सकते हैं, रैंकिंग सडनली ड्रॉप हो सकती हैं, ठीक है। 7th पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पे पर क्लिक, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको SEM भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं पेड एडवर्टाइजिंग मॉडल है, जहाँ पे एडवर्टाइजर हर क्लिक के लिए पे करता है। अब देखो गाइज, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जो भी जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, लेट से मेरा ही चैनल है, तो अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि स्पॉन्सर्स होते हैं जो अपनी तरफ से एड्स डालते हैं एंड उस एड्स को आपको देखना ही पड़ता है। जितने लोग उस एड्स को देखेंगे, उस क्रिएटर को अर्निंग होती है उससे। अगर वो स्किप हो जाता है तो भी थोड़ा बहुत तो वॉच टाइम होता ही है, तो उससे उसको अर्निंग हो जाती है। एंड दिस इन्वॉल्व्स ड्राइविंग ट्रैफिक बाय पेइंग पर क्लिक, इमीडिएट विजिबिलिटी मिलती है इससे। एजम्पशंस में इसमें क्या लिखा है, बिजनेसेस आर विलिंग टू पे फॉर इमीडिएट विजिबिलिटी, फास्ट रिजल्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यूजर्स आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन टॉप रिजल्ट्स। पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए।
है। एंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टेंट ट्रैफिक, एड्स तुरंत रिजल्ट देने लगते हैं एंड हाईली टारगेटेड स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन होता है तो कॉस्ट बढ़ा सकती है ये, एंड टेम्पररी होता है, पेमेंट बंद भी हो सकती है। अगर पेमेंट बंद हो गई तो इज इक्वल्स टू ट्रैफिक बंद। एंड 8th वाले पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊँ तो सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा स्क्रॉल होने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कंटेंट मार्केटिंग ये भी सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऑडियंस को अट्रैक्ट और एंगेज करने की स्ट्रैटेजी है, जिससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने का बेस्ट मेथड है ये। एजम्पशन इसमें यही दिए गए हैं कि कंज्यूमर प्रेफर वैल्यूज ओवर एड। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव होगा वो और प्रोवाइड करेगा बेस्ट वैल्यू को, और ट्रस्ट इससे बिल्ड होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी। और एडवांटेज अगर मैं इसका बताऊँ तो एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या लिखा है कि establish द कंपनी एज एन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड होती है, ब्रांड एक्सपर्ट बन जाता है इससे। सपोर्ट एसईओ की अगर मैं बात करूँ तो वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव होती है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो रिसोर्स इंटेंसिव, टाइम और एफर्ट दोनों लगता है। हार्ड टू ट्रैक आरओआई नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट मेजर होना मुश्किल होता है। ईमेल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सब जानते हैं, ये फिर भी मैं इसका भी ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है ईमेल के थ्रू कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। आपने देखा होगा गाइज, अगर लेट्स से एक ऐप है लिंक्डइन, अगर लिंक्डइन से अगर आप अपना रेज्यूम किसी कंपनी को भेजते हैं तो वो उसमें एक वेबसाइट, एक लिंक आता है, लिंक में आप अपना सारा बायोडाटा उनको देते हैं, बायोडाटा में आपका रिज्यूम होता है तो वो आपको ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। देन अगर आप अपना ईमेल खोल के देखते हैं तो उनका आपको रिस्पॉन्स आता है तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप समझ लीजिए इसको, ईमेल मार्केटिंग को। एंड कंपनी यूज़ ईमेल फॉर प्रमोशन भी कर सकती हैं। पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है इससे। एजम्पशन इसका यही है कि यूज़र कंसेंट देता है और परमिशन बेस्ड कम्युनिकेशन होता है इसमें। पर्सनल इनबॉक्स इफेक्टिव होता है, डायरेक्ट रीच मिलती है। ठीक है, एडवांटेज इसका देखो ज़रा, हाई पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइज्ड मैसेज पॉसिबल ऑन चैनल। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं होती। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि स्पैम रिस्क होते हैं। ठीक है, स्पैम रिस्क होते हैं इसमें, और ईमेल इग्नोर हो सकते हैं। लिस्ट डिके, यूजर्स अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं कभी कभार। एंड 10th वाले पॉइंट में देखो, डेटा एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? डेटा एनालिटिक्स, यूजर डेटा एनालाइज करके बेटर डिसीजन लेते हैं, और पर्सनलाइजेशन कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग अलाउज ट्रैकिंग ऑफ यूजर इंटरैक्शन, हर क्लिक और बिहेवियर एनालाइज होता है इसमें। एजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो एजम्पशन में यही बताया है कि डेटा बेस्ड डिसीजन एक्यूरेट होते हैं, गैस वर्क कम होता है इसमें, कस्टमर्स प्रेफर पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन इफेक्टिव होते हैं इससे। एंड अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की, तो मेजरेबिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे बताया है कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस ट्रैक होता है, बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बजट ऑप्टिमाइज होता है इससे। अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। ठीक है, अब गाइस देखो, हर जगह आपका जो डेटा है वो सेफ नहीं रहता है। आप अगर आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो वो आपसे कंसेंट मांगते हैं। प्राइवेट उनकी कोई पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपका सारा डेटा उसको चला जाता है, जो जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज, अगर आप जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हैं, प्लीज़ उसे अच्छे से रीड करें, उनकी पॉलिसीज़ पढ़ें, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ें, तभी आप एक्सेप्ट करें। कई बार ये प्राइवेसी कंसर्न आजकल बहुत होता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि डेटा ओवरलोड एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे अगर लोग हो जाते हैं तो ओवरलोड हो जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपका रिजल्ट आता है तो एकदम से जब सारे लोग क्लिक करते हैं उस पर, तो क्या हो जाता है? सर्वर इशू हो जाता है। फिर आपको वो बार बार बहुत देर बाद आपको उस पर क्लिक करना होता है, एंड देन आपका ही वो, तब आपका वो क्लिक होता है एंड आपका जो रिजल्ट है वो दिखता है। ठीक है, तो सर्वर इशू एकदम से इसलिए होता है क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ SMM की, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें रहेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ब्रांड प्रमोशन करते हैं और कस्टमर इंगेजमेंट करना होता है इसमें। ठीक है, SMM जो होता है वो अलाउ करता है ब्रांड्स को टू टॉक विद कस्टमर्स। ठीक है, और यही सेम पॉइंट सोशल इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग में भी बताया गया है, जो कि नीचे है गाइस। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सबको पता है क्या होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे एड्स करना, एडवर्टीजमेंट करना। ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग जो होती है, SMM अलाउज ब्रांड्स टू टॉक विद कस्टमर, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। एजम्पशन में अगर बात करूँ तो कस्टमर्स जो कंज्यूमर वांट्स पर्सनल कनेक्शन, इंगेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिटीज़ जो होती हैं क्रिएट करती हैं ब्रांड प्रमोटर्स को फ्री प्रमोशन मिलता है इससे। और एडवांटेज इसका यही रहेगा कि रियल टाइम फीडबैक होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। हाई ट्रस्ट की मैं अगर बात करूँ तो पीयर रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो पब्लिक बैकलैश, नेगेटिव वायरल हो सकता है। एंड टाइम कंज्यूमिंग भी थोड़ा ये होता है, कंस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए इसके लिए। ठीक है,
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये बताया है कि मार्केटिंग में ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोशन करके करते हैं जिनके पास लॉयल ऑडियंस होती है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, ओपिनियन लीडर्स ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एजम्पशन इसकी यही दी है कि इन्फ्लुएंसर शिफ्ट कर जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे, ट्रस्ट फैक्टर हाई होता है इसमें, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मोर इफेक्टिव निश ऑडियंस बेटर कन्वर्ट होती हैं, और एडवांटेज में ये रहेगा हाई क्रेडिबिलिटी, रिकमेंडेशन ट्रस्टेड लगती हैं, बाईपास एड ब्लॉकर्स में जो पॉइंट है वो यही बताता है कि कंटेंट नेचुरल लगता है इसमें, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का डिसएडवांटेज यही है कि लैक ऑफ कंट्रोल, ब्रांड्स कैन नॉट फुली कंट्रोल द इन्फ्लुएंसर्स पर्सनल लाइफ और स्टाइल, ठीक है। इसमें यही इसका डिसएडवांटेज रहेगा। एंड ऑल्सो ब्रांड्स जो होते हैं, अगर फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी में आ जाए तो ब्रांड इमेज भी इफेक्ट हो जाती है इससे। फेक फॉलोअर्स, मैनी इन्फ्लुएंसर यूज बॉट्स एंड विच कैन लीड टू अ जीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे इंगेजमेंट फेक होता है और एक्चुअल सेल्स नहीं आ पाती। थर्ड पॉइंट इज पेड सोशल एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब है पेड सोशल एडवर्टाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें ब्रांड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर टारगेटेड ऑडियंस को एड्स दिखाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा और लिंक्डइन अलाउ बिजनेसेस टू पे टू शो एड्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। ये एड्स यूजर्स के बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटी के बेसिस पर शो होते हैं, ठीक है। एजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो हाई क्वालिटी डेटा अलाउज फॉर माइक्रो टारगेटिंग। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जैसे कि एज, एग्जाम्पल एज हो गया, लोकेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। विजुअल कंटेंट परफॉर्म्स बेटर देन टेक्स्ट हैवी एड्स। रील्स और वीडियोस ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट करते हैं इससे। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस ये रहेंगे कि प्रिसाइज टारगेटिंग में क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्टेड ऑडियंस को ऐड दिखाया जाता है, वेस्ट कम होता है इसकी वजह से। एंड स्केलेबिलिटी में छोटे बजट से स्टार्ट करके ग्रेजुअली इंक्रीज कर देते हैं। और डिसएडवांटेजेस का ये रहेगा कि ऐड फैटिक, ठीक है। सेम ऐड बार बार देखकर यूजर्स जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर आ गया तो स्किप कर देते हैं कई बार, ठीक है। अब ऐसे ही इंक्रीजिंग कॉस्ट वाले पॉइंट में बताया है कि कंपटीशन बढ़ने से ऐड कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली बढ़ जाती है, ठीक है। आपका एक ही कॉम्पिटिटर नहीं होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो आपको उसको फेस करने के लिए रिस्क बियर करना पड़ता है और आप जो होते हैं उसकी कॉस्ट उठाने के लिए रेडी रहें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ वायरल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक रीच भी इसको बोल सकते हैं। वायरल मार्केटिंग वो स्ट्रैटेजी है जिसमें कंटेंट इतना एंगेजिंग होता है कि लोग खुद उससे शेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज द अटेम्प्ट टू क्रिएट कंटेंट दैट यूजर्स शेयर वाइडली। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म माना जाता है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई एक बहुत ही वायरल कोई रील हो गई या बहुत ही कोई वायरल शॉर्ट हो गया या बहुत ही कोई वायरल वीडियो हो गई जो आपको पसंद आ गई, तो आप क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि मान लो आप एक रात पहले अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक रात पहले आप एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें सारा कुछ कंटेंट क्लियर हो, वही आप पॉइंट करके जाते हैं। सारा सिलेबस तो करके जाते नहीं है, वही करके जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, जो एग्जाम में आ सकता है। या फिर बहुत ही होशियार बच्चा है तो वो क्या करता है, लास्ट 2 ईयर के पेपर उठा लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको वो वीडियो पसंद आ गई तो आप क्या करते हैं, 10 लोगों को भेजते हैं। कौन 10 लोग, वही 10 लोग जो आपके ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जो आपके मित्र मित्र लोग होते हैं उनको भेजते हैं आप, फ्रेंड्स वगैरह। एंड ये और अब मैं इसके एजम्पशंस की अगर बात करूँ तो एजम्पशंस में इमोशनल कंटेंट जो होता है वो मोर शेयरेबल होता है, ठीक है। आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसके स्टार्टिंग में लोग बोल देते हैं कि अगर आप इस भगवान को पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल कंटेंट होता है जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एंड आपको वो इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है वीडियो कि आप उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज ट्रस्ट में असली वीडियो वही होती है जिसमें कंटेंट होता है, एंड जो लोग मेहनत करते हैं सिर्फ उनका कंटेंट ही शेयर होना चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा है, इमोशनल कंटेंट ज़्यादा शेयर होता है, ठीक है। ह्यूमर शॉक हो गया या फिर इंस्पिरेशन हो गया, कोई वीडियो जो वायरल होते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल चीज़ है, जो लोग दूसरे लोगों की बात पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज, इसका पहले एडवांटेज समझ लेते हैं, डिसएडवांटेज इसी के नीचे है। एडवांटेज में यही बताया है कि जीरो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यूजर्स खुद कंटेंट स्प्रेड करते हैं इसमें। मैसिव अवेयरनेस, मतलब शॉर्ट टाइम में मिलियंस तक रीच हो सकती है। और डिसएडवांटेज इसका यही रहेगा कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, वायरल होना लक और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, ट्रेंड जल्दी खत्म भी हो जाता है। फिफ्थ वाला पॉइंट सोशल कॉमर्स, दैट इज सोशल कॉमर्स का मतलब है कि सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर ही डायरेक्टली शॉपिंग करना विदाउट लिविंग द प्लेटफॉर्म। दिस अलाउज यूजर्स टू बाय प्रोडक्ट विद इन द ऐप। एंड इंस्टाग्राम शॉप्स, फेसबुक मार्केट प्लेस इसका एग्जाम्पल है। एजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग स्टेप्स इंक्रीजेस कॉन्वर्जेशन, ठीक है, सॉरी कन्वर्जन गाइज, गलती से कॉन्वर्जेशन बोल दिया मैंने यहाँ पे। ईजी बाइंग प्रोसेस, सेल्स बढ़ाता है, एंड यूज़र्स बिना प्लानिंग के इसमें यूज़ कर लेते हैं। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है।
डिसएडवांटेज देखो ज़रा, फिर भी थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, बता दिया है फिर भी। शॉर्ट एंड सेल्स साइकिल इसमें बताई गई है। अवेयरनेस से परचेज तक जर्नी फास्ट हो जाती है, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली मतलब स्मार्टफोन यूजर्स के लिए परफेक्ट होता है ये। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो बिजनेस अफेक्ट होगा, डेफिनेटली अफेक्ट होगा। एंड डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो यूजर्स पेमेंट डिटेल्स शेयर करने में हेजिटेट होते हैं, ठीक है। कोई आप अगर कोई बोल दे कि मुझे पेमेंट करना है, लेट्स से अगर मैंने जो ये मैं आपको पढ़ाती हूँ एंड मैंने अगर आपको बोला कि मेरा जो है पर प्राइस है नोट्स का 30 रुपीज़, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। एंड अगर 5 यूनिट्स के 30 हुए तो 3 5 15, तो 150 के नोट्स हैं आपके, ठीक है, 5 यूनिट के। देन अगर मैं बोलूँगी कि मेरे पेड नोट्स हैं तो कोई लेगा नहीं, जल्दी तो लेगा नहीं, क्योंकि सब समझेंगे कि ये फ्रॉडुलेंट तो नहीं है कहीं, ठीक है, थोड़ा डाउट करेंगे मुझ पे पहले। एंड देन जब उनको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तब वो सोचेंगे कि मैं नोट्स लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, और उनका हेजिटेट होना भी एक सही डिसीजन है, क्योंकि कभी भी किसी को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, पेमेंट डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए जब तक आप ये ना जान लो कि उसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। अब करंट मार्केटिंग चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा बात करने लायक है, ठीक है। करंट मार्केटिंग चैलेंज में यही बताया हुआ है कि मैंने सोशल कॉमर्स तो आपको ऊपर ही मतलब करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी कि सोशल कॉमर्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बता दिया, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा था इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। बस इसके एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, वही थे एडवांटेज इसके कि शॉर्ट एंड सेल्स साइकिल, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली की अवेयरनेस से परचेज तक की जर्नी फास्ट हो जाती है, मोबाइल फ्रेंडली में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए परफेक्ट होता है। एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी मैंने आपको वही बताया, एंड डेटा सिक्योरिटी अभी आपको बताई दिया कि हेजिटेट होते हैं। एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट है करंट मार्केटिंग, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ अभी क्या होता है। करंट मार्केटिंग चैलेंज ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, ठीक है। लॉज लाइक GDPR वगैरह ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, ठीक है। मार्केटिंग चैलेंजेस वो प्रॉब्लम होती है जो कंपनीज को मॉडर्न मार्केट इन्वायरमेंट में फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब इन 2026 मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, ठीक है। वूका एनवायरमेंट होता है, वूका क्या होता है, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस, ठीक है। फर्स्ट इज डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस। इसका मतलब ये है कि डेटा प्राइवेसी का मतलब है यूजर्स के पर्सनल डेटा को सेफ और सिक्योर रखना। लॉज लाइक GDPR एंड DPDP रिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग, एंड कंपनीज को अब परमिशन बेस्ड डेटा यूज करना पड़ता है। एजम्पशन इसके यही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट देयर डेटा, अवेयरनेस बढ़ रही है, रेगुलेशन विल इंक्रीज। एंड अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट जो हो रहे हैं वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा जागरूकता फैला रही है लोगों में कि किस तरह से आपको अवेयर रहना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, ठीक है। एडवांटेज इसका यही रहेगा कि ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एंड डीपर ट्रस्ट जो होता है, कस्टमर सिक्योर फील करते हैं इससे, एनकरेज फर्स्ट पार्टी डेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। डिसएडवांटेज इसका यही रहेगा कि टारगेट डिफिकल्टी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक ऑडियंस रीच करना थोड़ा टफ हो जाता है। कंप्लाइंस कॉस्ट की अगर बात करूँ तो लीगल और टेक कॉस्ट बढ़ जाती है इससे। सेकंड पॉइंट इज द AI एंड ऑटोमेशन डेफिनेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें ये बताया है कि जो यहाँ पे AI तो सबको पता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखो ज़रा, डेफिनेशन इसकी ये है कि इंटेलिजेंस AI मशीन्स को स्मार्ट बनाकर डिसीजन मेकिंग और ऑटोमेशन करने की टेक्नोलॉजी है। AI जो है क्या है, AI इज़ चैलेंजिंग कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेडिक्शन। अब AI का प्रॉन्स भी एंड कॉन्स भी है, दोनों हैं। ऑटोमेशन से काम फास्ट होता है और सिक्योर होता है। एजम्पशन की अगर बात करूँ तो AI फास्टर देन ह्यूमंस, ठीक है। लेट्स से मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट को रखती हूँ, ठीक है, एंड टैली जो है उसके लिए मैं उसके लिए उसको रखा है मैंने, टैली का काम के लिए। बट टैली में अगर आप कोई भी एंट्री फिट करते हैं तो आप ये देखने को आपको मिलेगा कि वो ऑटोमेटिक डेबिट एंड क्रेडिट करके दे देता है, ठीक है, सब कुछ कर देता है, बस आपको फिट करना होता है वहाँ पे अमाउंट, एंड आपको ये फिट करना होता है कि वो कौन से किस में जाएगा, ठीक है, लेजर कौन से लेजर में जाएगा, कौन सा क्या रहेगा, ठीक है, ये सब आपको फिट करना होता है। रूटीन टास्क ऑटोमेटिक हो जाते हैं इसमें। एंड नॉन AI ब्रांड फॉल्स बिहाइंड कॉम्पिटिशन में डिसएडवांटेज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एडवांटेज इसका देखो, हाइपर पर्सनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, हर यूज़र के लिए कस्टमाइज्ड कंटेंट होती है। एंड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी में क्या होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द टाइम, कॉस्ट एंड क्रिएशन एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होते हैं इससे। डिसएडवांटेज में देखो, लॉस ऑफ ह्यूमन टच, ब्रांड रोबोटिक लग सकता है थोड़ा, जॉब डिस्प्लेसमेंट, इंप्लॉयज़ को रिस्क फील हो सकता है। अब देखो AI आज के टाइम पे कितने सारे इंप्लॉयज़ की नौकरी खा रहा है, ठीक है, जॉब खा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थर्ड इज़ दी सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन वॉशिंग। इसमें डेफिनेशन इसका यही रहेगा कि ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है फेक या मिसलीडिंग क्लेम्स करना कि ब्रांड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। एंड कंज्यूमर डिमांड एथिकल प्रैक्टिसेस वाला जो पॉइंट है वो
यही बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी अब ऑप्शनल नहीं है। एजम्पशन में अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन प्रेफर करती है एथिकल ब्रांड्स को, वैल्यूज़ करती है, वैल्यू बेस्ड बाइंग बढ़ रही है इससे, और CSR नेसेसरी हो गया है, सो दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कर दी है। अब गाइज आपने एक कंपनी खोली एंड आप उसको, काम तो आप कर रहे हो बट आप सोशल के उसमें हित में नहीं काम कर रहे हो, और आपने पॉल्यूशन कर दिया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, और सोसाइटी से ही आप हैं, ठीक है, सोसाइटी से ही कंपनी है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही फुली यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का, और इतना भी ओवर हाइप नहीं करना चाहिए कि सोसाइटी परेशान हो जाए। अब मैं एडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी, कम्युनिटी बिल्ड होती है इससे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग, ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है, हाई कॉस्ट होती है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन महंगा होता है। ठीक है, अब आपने ये तो सुना ही होगा कि एक होती है दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होती है आर्टिफिशियल फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप फर्टिलाइजर का यूज़, केमिकल का यूज़ नहीं करते, आर्टिफिशियल में आप करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद तो है, बट उसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो आपके जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या जो भी आपने उगाया है उसको हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, बट फर्टिलाइजर ऑल्सो लीड्स टू कैंसर। ठीक है, कैंसर क्यों होता है आज के टाइम पे लोगों को? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही हो गया, फर्टिलाइजर बहुत हार्म करता है ह्यूमन को, ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, वही आज के टाइम पे सब खा रहे हैं, दवाइयाँ जो होती हैं वही लगी हुई सब्जियाँ खा रहे हैं। ठीक है, कीड़े तो मर जाते हैं, बट ह्यूमन्स के अंदर जो भी इफेक्टिव चीज़ें होती हैं वो भी बढ़ रही हैं, और इससे कैंसर भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कॉस्ट होती है वो भी हाई आएगी। अब मान लो कीड़े लग गए, आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर नहीं रहे, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, भले ही उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, बट आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बट अगर आप बात करें आर्टिफिशियल की, तो उसकी कॉस्ट तो होगी, बट लेकिन डिमांड भी होगी। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवली आई थिंक कॉस्ट कम होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको। ठीक है, अब इको फ्रेंडली प्रोडक्शन इसीलिए महंगा है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑर्गेनिक एंड आर्टिफिशियल का, इसको ही याद में रखते हुए आप हाई कॉस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्शन का आप रिमेंबर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन। इसका मतलब ये है कि वो टाइम होता है जितना यूज़र किसी कंटेंट पर फोकस करता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डोमिनेट्स 3 सेकंड में अटेंशन ग्रैब करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं आपने देखी होगी, यूट्यूब पे ही देख लो, यूट्यूब पे ही कितने सारे जो कंटेंट होते हैं उसमें वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो कस्टमर होता है, जो वॉच कर रहा होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, एंड इसकी एजम्पशन में अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, यूजर्स डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, विजुअल कंटेंट इफेक्टिव, वीडियोस ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं। एडवांटेजेस की बात करूँ तो क्रिएटिविटी इंक्रीजेज, ब्रांड अगर इनोवेटिव बन रहे हैं। ठीक है, हाई वायरल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट कंटेंट फास्ट स्प्रेड होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कंटेंट बर्नआउट। ठीक है, कॉन्स्टेंट पोस्टिंग प्रेशर होता है इसमें, कि आपको बार बार ही पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको पोस्ट करना पड़ेगा, बार बार आपको अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपना कंटेंट डालना पड़ेगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि कंटेंट बर्नआउट। ठीक है, कांस्टेंट पोस्टिंग प्रेशर, लैक ऑफ डेप्थ। ठीक है, अगर आप बार बार पोस्ट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको ऐसा कुछ मिस कर दिया हो आपने कंटेंट। ठीक है, कम्प्लेक्स इन्फो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी हो एंड आपने उसको शॉर्ट में डाल दिया तो लोग कैसे समझेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइपर कंपटीशन। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होना, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, ऑलमोस्ट जो भी, एक सेकेंड, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, हाँ, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा, प्रोडक्ट्स बिकम सिमिलर। ठीक है, अब पेप्सी एंड कोका कोला है, ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। ठीक है, मंच एंड किटकैट, सेम ही टेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट सबकी अपनी अपनी ब्रांड लॉयल्टी होती है, उसकी वजह से ही वो जाने जाते हैं। ठीक है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट अगर आपका ब्रांड जो है वो सेम ही अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, कस्टमर्स को डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, समझना टफ हो जाता है। एजम्पशन में अगर बात करूँ तो लो एंट्री बैरियर, न्यू कॉम्पिटिटर्स इजीली एंटर कर सकते हैं इसमें। कमोडिटाइजेशन में अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट सेम लगते हैं। एडवांटेजेस की बात करूँ तो इनोवेशन पुश, ब्रांड बेटर एक्सपीरियंस देते हैं, एंड बेटर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, चॉइस इंक्रीज होती है इससे। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस वॉर्स। ठीक है, प्राइस वॉर इसमें हो सकता है, हाई एक्विजिशन कॉस्ट भी आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और कस्टमर लाना महंगा हो जाता है। रूरल मार्केटिंग पॉइंट आ गया। अब रूरल मार्केटिंग क्या होती है ये तो सबको ही पता होगा, रूरल का मतलब गांव होता है। ठीक है, एंड गांव के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डेवलप, प्राइस, प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करने के का ये प्रोसेस है। इंडिया में रूरल मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।